बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ने क्लास 8 लर्न वेल साइंस का चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हम इस चैप्टर में बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक मीन्स होता है मैन मेड फाइबर्स, और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने अगर बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। आप ही की क्लास की प्लेलिस्ट है, आप ही की इस बुक की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे चैप्टर्स चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो भी हैं सब देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमने आपको दो तरह के वीडियोज प्रोवाइड किए हैं। एक तो आपके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियोज और एक आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। तो आप दोनों को ही देख सकते हो। चलो फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सब्सक्राइब बटन आपने प्रेस कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कर दो। देखो बच्चों, यू हैव लर्न दैट क्लॉथ्स यू बियर आर मेड ऑफ फाइबर्स, यानी जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो कपड़े आप पहनते हो वो सब फाइबर्स के बनते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होते हैं और एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है कि द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो फाइबर्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जिन फाइबर्स को हम हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, वो सब आपके सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल फाइबर की बात करें तो उनमें है सिल्क और कॉटन, ये दोनों ही नेचुरल हैं, ठीक है। कॉटन तो प्लांट्स फाइबर है और सिल्क जो है आपका एनिमल फाइबर है, यानी कि एनिमल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जिनको हम फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, केमिकल्स के ज़रिए इनमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, वो आपके सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक में आपके दो एग्जाम्पल्स है, एक तो नाइलॉन और एक रेयॉन, ठीक है। नाइलॉन और रेयॉन ये दोनों ही आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। आगे एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें यही बताना है कि टू आइडेंटिफाई नेचुरल सिंथेटिक फाइबर, यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न, पहली जो आपकी क्लास थी 7, उसमें आपने सीखा था कि हाउ नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन, कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं प्लांट से और एनिमल से किस प्रकार ऑब्टेन होते हैं, मतलब हम उनको प्राप्त करते हैं। और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक, ठीक है। इस क्लास में और इस चैप्टर में हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, नेचुरल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नेचुरल के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जिनमें पहला हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स बहुत, ठीक है, और मन, ठीक है, मर मीन्स यूनिट्स, ठीक है। तो देखो, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, यानी कि छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स से आपका सिंथेटिक फाइबर्स बनता है, ठीक है, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। मोनो मीन्स एक और मर मीन्स आपका फाइबर, ठीक है, का चैन, ठीक है। ए मोनोमर कैन बी कंपेयर्ड टू ए बीड इन स्ट्रिंग ऑफ ब्रिक इन ए बॉल, ठीक है। यानी कि मोनोमर को हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे आपकी जो माला होती है ना पहनने की गले में, उसमें जो मूंगे होते हैं आपके, ठीक है, तो एक मूंगा एक मर होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके काफ़ी सारे जो होते हैं वो एक साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी माला तैयार हो जाती है। इसी प्रकार जब हमारे सारे यूनिट्स कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी फाइबर के तो आपका पॉलीमर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका मोनोमर है, यानी कि सिंगल यूनिट, और जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट्स हो गई, तो ये आपका पॉलीमर हो गया, ठीक है। ये आप देखो बेड्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है, ये आपका सिंगल मर है और ये आपके बहुत सारी यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती है तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स, यानी मोनोमर्स को जॉइन करने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम पॉलीमर इज नोन एज, ठीक है, पॉलीमरेशंस, ठीक है। पॉलीमरेशंस इस प्रोसेस को कहते हैं। दस ए पॉलीमर हैज़ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स, यानी कि पॉलीमर्स में क्या होती है, बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट्स होती है। सिंपली आप समझ के होंगे, ठीक है।
ये आपका पॉलीमर है, सॉरी ये आपका मोनोमर है। बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में कनेक्ट करने पर आपका पॉलीमर तैयार हो गया। आगे देखो फैक्ट फाइल में क्या है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड एंड सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट्स आर पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी अमीनो एसिड्स। ठीक है, यानी जो हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और सेलुलोज जो कि प्लांट्स लीव्स में या फिर प्लांट्स में मतलब होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज की यूनिट्स के साथ में पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेयॉन। रेयॉन जो कि आपका एक सिंथेटिक फाइबर है और रेयॉन को हम आर्टिफिशियली सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, रेयॉन का आर्टिफिशियली सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेयॉन होता है उसकी क्वालिटी जो होती है सिल्क के जैसी होती है। तो देखो, इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है बट दैट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस। इसका जो अपीयरेंस होता है मतलब, ठीक है, ये देखने में जो होता है सिल्क जैसा दिखता है। और सिल्क सिल्क क्या है, सिल्क आपका नेचुरल फाइबर है। ठीक है, सिल्क की साड़ी होती है, काफ़ी चीज़ सिल्क की बनती है। तो सिल्क, ठीक है, आपका नेचुरल फाइबर है जो कि आपके किससे मिलता है, सिल्क बॉम से मिलता है। ठीक है, सिल्क बॉम एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, उससे मिलता है। ठीक है, तो रेयन ध्यान रखना आप, रेयन जो होता है वो सिल्क जैसा ही दिखता है। इट वाज डेवलप्ड, इसको डेवलप किया जाता है एज एन अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर, यानी कि सिल्क जैसा ही एक अल्टरनेटिव नया तरीका के फाइबर के रूप में इसको डेवलप किया जाता है। दस इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल, इसलिए इसको आर्टिफिशियली सिल्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ओरिजिनल चीज़ है और उसका हम एक वर्जन बनाएं, ठीक है, नकली वर्जन, तो वो उसी जैसा होगा। आगे देखो, रेयॉन इज मेड ऑफ फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स कॉल्ड सेलुलोज। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेयॉन जो होता है वो नेचुरली एक पॉलीमर होता है, सेलुलोज, उससे बनता है। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो वुड पल्प से निकाला जाता है। वुड मतलब लकड़ी, पल्प मीन्स लकड़ी का मतलब एक तरह से लुगदी। ठीक है, उससे निकाला जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड सिंथेटिक इवन though it is obtained from natural polymer because cellulose is treated extensively with a chemical to form your rayon। कहने का मतलब है कि रेयन जो होता है वो सेलुलोज से बनाया जाता है, जबकि सेलुलोज क्या है, नेचुरली है, लेकिन फिर भी रेयन नेचुरली नहीं है। ठीक है, रेयन फिर भी सिंथेटिक है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को यूज करते हैं हम, ठीक है, केमिकल्स के साथ में, तब जाकर रेयन बनता है। ठीक है, रेयन जो होता है डायरेक्टली सेलुलोज से नहीं बनता। अगर डायरेक्टली सेलुलोज से रेयन बन जाता तो इसको नेचुरली कहते हैं, लेकिन सेलुलोज का यूज करते हैं केमिकल के साथ में, ठीक है, फिर रेयन को तैयार किया जाता है। इसलिए जो रेयन है एक सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियली फाइबर है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियली सिल्क भी है। क्यों? क्योंकि ये सिल्क जैसा दिखता है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन। अब देखो रेयन की प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, सिल्क की जैसी होगी। देखो, इट इज़ शैनी एंड लस्टर। रेयन जो होता है शैनी होता है, लस्टर मीन चमकदार होता है। सिल्क भी ऐसा ही होता है, शैनी और लस्टर। इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, यानी कि रेयन जो होता है एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्व करता है। एंड इट कैन एब्जॉर्व स्वीट, यानी कि ये स्वीट को भी एब्जॉर्व कर सकता है क्योंकि एक गुड एब्जॉर्बर होता है। नेक्स्ट है इट कूल्स टू बियर, यानी कि इसको पहनने से ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट है इट इज़ सॉफ्ट एंड सिल्की इन टच, यानी कि टच करने पर बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की दिखता है। ठीक है, तभी तो इसको सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि इसमें सिल्क जैसी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है इट इज़ चीपर देन नेचुरल फाइबर, यानी कि ये जो होता है नेचुरल फाइबर से चीपर होता है। अगर आप सिल्क खरीदोगे मार्केट में जाके, सिल्क का कोई भी कपड़ा लोगे तो सिल्क बहुत महंगा, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है सिल्क। ठीक है, सिल्क एक्सपेंसिव होता है, और जबकि सिल्क जैसा ही आपको रेयन मिल जाएगा। ठीक है, तो रेयन जो होगा वो देखने में बिल्कुल सिल्क जैसा होगा। ठीक है, और लेकिन रेयन एक नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, और ये सस्ता होता है। देखो ये आप ही गई लाइन, इट इज़ चीपर देन द नेचुरल फाइबर। इट कैन बी इजिली मिक्सड विथ फाइबर्स लाइक वूल एंड कॉटन, यानी कि इसको वूल और कॉटन के साथ में मिक्स करके और नया आर्टिफिशियल फाइबर बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, रेयन इज यूज टू मेकिंग फाइबर्स फॉर द शर्ट। ठीक है, रेयन की
जो रेयन है उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, शर्ट्स बनाने के लिए, टाई बनाने के लिए, बेडशीट बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, ठीक है, एंड मेक बैंडेज एंड फॉर द टायर कोड्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए रेयन का यूज हम करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन के बारे में, ठीक है। तो नायलॉन जो होता है, ठीक है, नायलॉन वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर टू मेड, ठीक है। नायलॉन जो एक ऐसा फाइबर है जो पूरी तरह से सिंथेटिस है, यानी कि इसमें किसी भी नेचुरल चीज़ों का यूज नहीं किया जाता। जैसे रेयन को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, सेलुलोज, जो कि प्लांट्स से मिलता है। तो लेकिन नायलॉन में ऐसा हमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ये पूरी तरह क्या होता है, सिंथेटिक होता है, यानी पूरी तरह केमिकल्स से ही बनाया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस इन 1930 में सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, और अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉलेक, ठीक है, एच कैरोथर्स, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको दिया था। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखते हैं हम। तो ध्यान रखना है आपको, नायलॉन जो है पूरी तरह से क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ शाइनी अपीयरेंस, यानी कि चमकदार होता है, शाइनी होता है, बिल्कुल सही है। इट इज इलास्टिक इन नेचर, यानी कि नेचर में इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब है ये मतलब रबड़ की तरह होता है। डज नॉट लूज इन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज, यानी कि अगर हम इसको बार बार यूज करते हैं तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज नहीं होती है। नेक्स्ट है इट इज लाइट एंड वेट, ठीक है, यानी कि इसका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ये, और ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, यानी कि इसकी क्षमता है कि ये काफ़ी दिन तक चलता है, ड्यूरेबल है। इट इज़ ईजी टू वॉश, और इसको वॉश करना बहुत ईजी होता है क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है इसमें। इट इज़ एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत कम पानी का एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जल्दी ही सूख जाता है। कहने का मतलब है पानी को कम एब्जॉर्ब करता है, जबकि वो रेयन जो होता है वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो रेयन में और इसमें डिफरेंस भी आपको पता लग रहा है। इट डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग, मतलब इसको प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिंकल रेसिस्ट है। ब्रिंकल रेसिस्ट का मतलब है इसमें जो है ब्रिंकल्स नहीं होते। ब्रिंकल्स का मतलब है जो सिकुड़न, ठीक है, कपड़े सिकुड़ जाते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रिंकल। तो इसमें ब्रिंकल बिल्कुल नहीं होती है, यानी ब्रिंकल रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मोट, यानी कि मोट्स एक जो कीड़ा होता है उसके दोबारा भी इसको अटैक नहीं किया जा सकता। नायलॉन इज़ यूज टू मेकिंग, देखो नायलॉन से क्या क्या बनती है, ट्रैक सूट बनता है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, रेनकोट बनते हैं, स्टॉकिंग्स, कर्टेंस, ठीक है, कर्टेंस बनते हैं, बेडशीट वगैरह, एंड फिशिंग नेट्स, ठीक है, मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं। टूथ ब्रश बनती है, ठीक है, और पैरासूट्स बनते हैं, ठीक है, जो ऊपर से प्लेन से हम उड़ते हैं वो। रोप्स यानी रस्सियाँ बनती है, टायर बनते हैं, बैडमिंटन की और टेनिस की रैकेट्स बनती हैं, मशीन के और भी पार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी हुई है, ठीक है। नायलॉन बहुत ही अच्छा फाइबर होता है। आगे हम बात करते हैं पॉलीएस्टर, ठीक है। देखो पॉलीएस्टर, पॉली मीन्स बहुत, एस्टर मीन्स एस्टर, ठीक है। तो बहुत सारे जो एस्टर होते हैं उनको जोड़ने से आपका पॉलीएस्टर बनता है। जैसे आपका पॉलीमर ऊपर देखा था आपने, पॉलीमर में बहुत सारे मर होते हैं, मर क्या होती है, सिंगल यूनिट होती है, तो बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ने से पॉलीमर बनता है। ऐसे ही बहुत सारे एस्टर को जोड़ने से पॉलीएस्टर बनता है, ठीक है। तो देखो पॉलीएस्टर आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ द स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। आगे है टर्म्ड एस्टर, मतलब बहुत सारे एस्टर को जोड़ने से। टेरिलिन ऑफ डेकोन इज ए पॉलिस्टर फाइबर, ठीक है। पॉलीएस्टर, अब आप कहोगे सर पॉलिस्टर क्या है, पॉली मीन्स बहुत सारे एस्टर, तो इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो टेरिलिन और एक ड्रैगन, ठीक है, ये दोनों ही पॉलिस्टर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लो। टेरिलिन और ड्रैगन दोनों ही क्या होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं। द रॉ मटेरियल यूज टू बी मैन्युफैक्चर इट कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज, यानी इनको जो बनाने का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से आता है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर आर सिमिलर टू द नायलॉन, यानी पॉलिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो नायलॉन के सिमिलर होती है, ठीक है। जैसे रेयन की प्रॉपर्टी सिल्क की जैसी थी, ऐसे ही पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी नायलॉन की जैसी है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर आर, ये देखो, ठीक है। तो ये नीचे कुछ पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज है। पहला है इट डज नॉट गेट ब्रिंकल्ड, ठीक है। जैसे नायलॉन जो होता है वो ब्रिंकल रेसिस्टेंस होता है, मतलब उसमें ब्रिंकल नहीं पड़ते, तो ऐसे ही पॉलीएस्टर्स में भी ब्रिंकल नहीं आते। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, ठीक है, जो आपका नायलॉन है वो भी लाइट होता है वेट में, और ये भी लाइट होता है, और नायलॉन आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो ये भी स्ट्रॉन्ग होता है।
इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ठीक है। नायलॉन भी आपका बहुत ही कम पानी को एब्जॉर्ब करता है और ये भी बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नायलॉन भी आपका जल्दी सूख जाता है, ये भी आपका जल्दी सूख जाता है। और देखो इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, यानी इसको अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कलर की रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही कलर में इसको डाई कर लेते हैं। आगे देखो, पॉलिएस्टर इज यूज टू बी मेक सेल कोट, ठीक है। सेल बोर्ड्स बनाने के लिए पॉलिएस्टर का यूज करते हैं। एंड पीईटी का फुल फॉर्म है, पी का मतलब पॉली, ई का मतलब इथाइलिन और टी का मतलब टेट्रा, ठीक है। तो पॉली इथाइलिन, ठीक है, टेट्रा इज, इसका पूरा नाम है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉलिएस्टर, ठीक है। पीईटी एक बहुत ही मोस्ट कॉमन पॉलिएस्टर होता है विच इज़ यूज टू बी मेक जार, जिसके जार बनाए जाते हैं, ठीक है। वाटर बोटल्स बनाई जाती है, शर्ट्स बनाई जाती है और ड्रेसेज, साड़ीज वगैरह, बेडशीट वगैरह, कारपेट वगैरह, ये सब बनाई जाती है किसकी, पीईटी की, ठीक है। पीईटी पॉली एथिलीन टेट्राफाइलेट, ये तीनों ही, ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है पीईटी, ठीक है। आगे देखो, पॉलिएस्टर इज मिक्सड विद द फाइबर्स इन प्रोड्यूस ब्रांडेड फैब्रिक लाइक टेरिकोट, यानी कि पॉलिएस्टर जो होता है उसको मिक्स किया जाता है, एक मिनट रुको, पॉलिएस्टर को मिक्स किया जाता है और, ठीक है, देखो टेरिकोट बनाया जाता है, ठीक है। टेरिकोट मीन्स होता है, देखो टेरी में दो चीज़ होती है टेरिकोट में, एक तो टेरी मीन्स टेरिलिन और कोट मीन्स कॉटन, ठीक है, ध्यान रखना। टेरिकोट जो है टेरिनिल और कॉटन से बनता है। ऐसे ही पॉलीकॉटन जो होता है आपका वो पॉलिएस्टर और कॉटन से बनता है, ठीक है। नाम में पता चल रहा है ना, पॉली और कॉटन, तो पॉली मीन्स पॉलिएस्टर, कॉटन मीन्स कॉटन। ऐसे ही एक और है आपका क्या, टेरी सिल्क, टेरी सिल्क मतलब टेरी मीन्स टेरिलिन और सिल्क मीन्स सिल्क, तो टेरी सिल्क जो है आपका टेरिलिन और सिल्क से बनेगा। और एक होता है टेरी बुल, ठीक है, टेरी मीन्स टेरिलिन और बुल मीन्स बुल, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों, ये सभी जो मिक्स हैं आपस में, ठीक है, तो ये सभी मिक्स होके क्या बनाते हैं आपके, पॉलिएस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो टेरिकोट भी एक पॉलिएस्टर है, पॉलीकॉटन भी एक पॉलिएस्टर है, ठीक है, टेरी सिल्क भी पॉलिएस्टर है, टेरी बुल भी पॉलिएस्टर है, ठीक है। और एक और होता है एक्रिलिक, ठीक है। एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ध्यान रखना कैसी होती है, बूल जैसी, ठीक है। जाड़ों में जो हम पहनते हैं, सर्दियों में बूल के कपड़े, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी बूल जैसी होती है, ठीक है। तो आपको पता है जो नेचुरल जो बूल के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे सिल्क भी एक्सपेंसिव होता है, ऐसे ही आपका नेचुरल बूल भी एक्सपेंसिव होता है। कहने का मतलब नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम उनका एक अदर, ठीक है, कॉपी ढूंढते हैं। जैसे आपका मैंने बताया था सिल्क का तो हो गया रेयॉन, ठीक है, ऐसे आपका जो बूल है उसका एक्रिलिक हो गया, ठीक है। जितनी भी हम सर्दियों के कपड़े पहनते हैं तो मोस्टली वो एक्रिलिक के बने होते हैं, ठीक है। एक्रिलिक इज़ चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन बूल, एक्रिलिक जो होता है वो बूल से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा चलता है और चीपर भी होता है, क्योंकि बूल के कपड़े जो होंगे ना ओरिजिनल, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, इसलिए हम एक्रिलिक के लाते हैं, ठीक है। देखने में बूल जैसा ही दिखता है, कोई डिफरेंस भी नहीं कर सकता कि बूल का बना है कि एक्रिलिक का बना है, ठीक है। तो बूल के साथ में जो एक्रिलिक बनाया जाता है उसको एक्रिलिन कहते हैं। सम वेल नोन एक्रिलिक फाइबर्स आर, ठीक है। अब देखो एक्रिलिक एक बड़ी कैटेगरी है, जैसे पॉलिएस्टर एक बड़ी कैटेगरी थी, पॉलिएस्टर के अंदर टेरिलिन आता है, ठीक है, और टेरिकोट आता है, टेरीबूल आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो एक्रिलिक है ये एक आपकी बड़ी कैटेगरी है और इसके अंदर भी आपके जो फाइबर्स आते हैं, जैसे ऑरलोन है, ठीक है, कैस्मिलोन है, ठीक है, एक्रिलोन है, ये तीन फाइबर आपके एक्रिलिक के होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है देखो, ये देखो एक्रिलिक के आर्टिकल्स है ये, ठीक है, ये आपका सॉल है जो ओढ़ते हो आप, ठीक है, ये आपके वो है क्या, स्वेटर वगैरह, ठीक है, ये सब एक्रिलिक के होते हैं, बूल जैसा होता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइट वेट, ठीक है, मतलब सॉफ्ट होता है और वेट में लाइट होता है, यानी कम वेट होता है। इट इज़ ईजी टू वॉश, यानी इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं हम और चीज़ जल्दी सूख जाता है। एंड इट डज नॉट सिंक, ठीक है, ये श्रिंक नहीं होता, मतलब इसमें कोई स्ट्रेच वगैरह नहीं होती, सिकुड़ता नहीं है, बिंकल भी नहीं होता, ठीक है। और इट इज़ रेसिस्टेंट टू केमिकल मोट, ठीक है, और मतलब जो मोट वगैरह जो मतलब
कीड़े होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें नहीं लगते, यानी कि वो रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है एक्रिलिक यूज टू बी मेक सॉक्स। देखो सॉक्स बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, शॉल बनती है, ब्लैंकेट्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि सर्दियों के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब एक्रिलिक के ही बनते हैं, ठीक है। वूल के भी बनते हैं बट वूल एक्सपेंसिव होता है, सो वूल की कॉपी है एक्रिलिक, ऐसे सिल्क की कॉपी है नायलॉन। आगे है लाइक्रा, ठीक है। देखो लाइक्रा इज ए सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर आल्सो नोन एज, ठीक है, स्पेंडेक्स भी कहते हैं इसको। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक्रा आर इज सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी इन ए रबर, मतलब रबर जैसा होता है ये, और इट इज़ हैज बी एबिलिटी टू स्ट्रेच, मतलब मुझको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इसमें स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है। एंड रीगेन इट ओरिजिनल शेप, और जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, ठीक है, फिर वो दोबारा अपनी शेप में आ जाता है, ऐसी ही प्रॉपर्टीज इसमें होती है, ठीक है। और इसका हम यूज़ करते हैं टू मेक बॉडी हैंगिंग क्लोथ्स, ठीक है, बॉडी हैंगिंग क्लोथ्स लाइक अंडर गारमेंट्स वगैरह, ठीक है, और स्विमिंग जो सूट वगैरह जो बनते हैं तो उनमें हम लाइक्रा का यूज करते हैं। आगे देखो एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज क्या है, ठीक है। पहले देखो तो एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे इसको। एक्टिविटी 2 में क्या कर रहे हैं, देखो टू टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बाय बर्निंग, है ना, मतलब हम इनको अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक है उनको हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलती है। जैसे देखो कॉटन को बर्न करेंगे, ठीक है, तो कॉटन जो होता है वो जल्दी ही बर्न हो जाता है और इसमें कोई बीड्स प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, और स्मेल जो होती है इसकी बर्निंग पेपर जैसी ही आती है, ठीक है। अगला है वूल और सिल्क, ठीक है, तो वूल और सिल्क जो होते हैं वो धीरे धीरे मतलब स्लोली बर्न होते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई फैट्स फॉर्म नहीं होती है। और स्मेल लाइक बर्निंग हेयर, मतलब इसकी जो स्मेल होती है वूल और सिल्क की वो हेयर को बर्न करते हैं जैसी स्मेल इनमें होती है। नेक्स्ट है रेयन, ठीक है, तो रेयन को हम बर्न करते हैं तो ये जल्दी ही बर्न होता है, ठीक है, और इसमें भी जो स्मेल आती है वो बर्निंग पेपर जैसी आती है। नायलॉन की बात करें तो नायलॉन धीरे धीरे जलता है, मतलब बर्न होता है, ठीक है, इसमें वर्ड्स बनती है। अब सोच रहे होंगे सर ये बीड्स क्या है, ठीक है, तो बीड्स का मतलब है कि अब जैसे आप पॉलीथीन को जलाते हो ना, तो पॉलीथीन पूरी तरह नहीं जलती है, पॉलीथीन का जो लास्ट में मतलब एक प्लास्टिक सा रह जाता है उसको बोलते हैं बीड्स, ठीक है। तो नायलॉन को जलाओगे तो उसमें भी बीड्स बचेगा, ठीक है। फैब्रिक्स, अब देखो इनमें बीड्स क्यों नहीं बचता, क्योंकि इनकी राख बन जाती है, ठीक है, इसलिए नहीं बचता। लेकिन पॉलीथीन को जलाओगे तो राख नहीं बनेगी, उसमें बीड्स बनेगी, ठीक है, यानी जो लास्ट में आपका पिघला हुआ पॉलीथीन बचेगा उसको बोलते हैं बीड्स। पॉलिस्टर, देखो पॉलिस्टर जो है स्लोली बर्न होता है, इसमें भी पॉलिस्टर में बीड्स बनता है, ठीक है। ऐसे एक्रिलॉन है जो कि एक्रिलिक है, ठीक है। श्रिंक ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम, यानी फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आते ही श्रिंक हो जाता है एंड फॉर्म ए ब्लैक बीड, और इसमें भी बीड बनती है, ठीक है। आगे देखो सिंथेटिक फाइबर के जो एडवांटेज क्या क्या है, तो पहला एडवांटेज देखो दे हैव ए हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड कैन दस विद स्टैंड हैवी लोड्स, मतलब इनमें जो है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और हम हैवी लोड भी, ठीक है, इनमें हैवी लोड वाली चीज़ों में भी इनका यूज कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा वजन होता है। नेक्स्ट है दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, मतलब ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। सो इनमें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी कि स्ट्रेच हो सकते हैं रबड़ जैसे और कंप्रेस हो जाते हैं। देयर प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल्स फार्मिंग, इनका जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर पर और एनिमल फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है अच्छा सॉरी, इनका जो प्रोडक्शन है मैं भी समझा कैसे होता है, इनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर और एनिमल फार्मिंग का कोई भी योगदान नहीं होता है, मतलब इनका प्रोडक्शन बिना इनके ही हो जाता है, ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं होता है। अगला है दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉड, ठीक है, मॉड्स का इन पे कोई अटैक नहीं होता है। आगे देखो दे आर रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल अटैक बाय मॉइस्चर, ठीक है, यानी कि इन पे भी कोई बैक्टीरियल अटैक नहीं होता है, मॉइस्चर भी नहीं होता है। दे आर ड्राई क्विकली, ये जल्दी सूखते हैं, ठीक है, और दे आर कॉस्ट इज कम्पेरेटिवली लेस देन द नेचुरल फाइबर, ठीक है। ये लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना उनकी कॉस्ट हमेशा नेचुरल फाइबर से डाउन ही होती है, ठीक है। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो महंगे होते हैं हमेशा, और तो ये वाली लाइन तुम हर सिंथेटिक फाइबर में लिख सकते हैं। दे आर इजीली टू वॉश एंड मेंटेन, यानी कि इनको वॉश करना बहुत ईजिली होता है। ये तो हो गया एडवांटेज की बात
कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो डिसएडवांटेज का हम देखते हैं। पहला, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वीट, यानी कि ये जो है ना पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक फाइबर पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं रियोन को छोड़ के, ठीक है। रियोन पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, बाकी के जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी को कम ही ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए वो पसीने को कम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे कैच फायर इजली, ये जल्दी ही मतलब, ठीक है, फायर को कैच कर लेते हैं और फिर मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जलते नहीं है, ये मेल्ट होते हैं, ठीक है। मेल्ट होते हैं तभी तो वो बीड्स जो है लास्ट में बचती है। दे क्लिंग टू द स्किन एज दे एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दैम, यानी कि ये हमारी बॉडी के साथ में, स्किन के साथ में क्लिंग करते हैं। क्लिंग का मतलब है चिपक जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इनके डिसएडवांटेज है 2-3, ठीक है। बाकी तो सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज ही होते हैं हमेशा। अगला देखो एक्टिविटी 3 में क्या कर रहे हैं हम, टू कंपेयर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, है ना। तो इसमें ये कर रहे हैं कि भाई सिंथेटिक फाइबर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है नेचुरल की, तो ऑब्वियसली नेचुरल की ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंथेटिक की तो कमी होती है, तो इसमें आप पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे देखो टाइम टू आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके जो टाइम टू आंसर क्वेश्चन है उनका जवाब मैं आपके इसी वीडियोज़ में देता हूँ, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ में। इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं होगी, है ना। आगे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपके एक्सरसाइज के होंगे, ठीक है। आप पूछते हो सर बार बार कि सर टाइम टू आंसर नहीं कराए, टाइम टू आंसर नहीं कराए, तो मैं इस वीडियो में कराता हूँ। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, मोनोमर्स, इसमें आएगा मोनोमर्स। कॉम्बाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसमें आएगा मोनोमर्स, इसमें मोनोमर्स आएगा, ठीक है। आगे देखो इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, रेयन है, तो थर्ड वाले में आएगा रेयन, RAYON, रेयन, ठीक है। रेयन इज मेड ऑफ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स कॉल्ड, ठीक है। रेयन जो होता है वो नेचुरली एक मतलब पॉलीमर से बनता है, जिसका नाम क्या है, तो सेलुलोज, CELLULOSE, ठीक है, सेलुलोज आएगा इसमें। नेक्स्ट है ऑर्लोन एंड कैशमेन सार, ठीक है। ये दोनों कौन से फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्रिलिक आएगा इसमें, ठीक है। इसमें आएगा आपके एक्रिलिक फाइबर्स, ACRICLIC, एक्रिलिक फाइबर्स। नेक्स्ट है लाइक्रा इज आल्सो नोन एज, ठीक है। लाइक्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो लाइक्रा को हम कहते हैं स्पेंडेक्स, ठीक है। तो लाइक्रा को आएगा स्पेंडेक्स, SPANDEX, स्पेंडेक्स, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। आगे देखो प्लास्टिक्स। तो अब तक हमने वो फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो फाइबर्स आपके हमने पढ़ लिए, रेयन पढ़ लिया, फिर पॉलिस्टर पढ़ लिए, ठीक है, नायलॉन पढ़ लिया, ठीक है। प्लास्टिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल, ठीक है। प्लास्टिक एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मटेरियल है, जो कि आज के टाइम में हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ की जो प्लास्टिक की बनती है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्ब है, बकेट है, चेयर है, टिफिन बॉक्स है, ठीक है, स्केल है, बोतल है। ये प्लास्टिक मटेरियल इज ए सिंथेटिक, प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो सिंथेटिक होता है या फिर सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर सॉलिड होता है, दैट कैन बी मॉड्यूल्ड, जिसको हम मॉड्यूल्ड भी कर सकते हैं। मॉड्यूल्ड मीन्स होता है मतलब उसको मॉड्यूल करना, नई कन्वर्ट करना नई चीज़ में। एंड प्लास्टिक आर टाइपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दे आर ऑफ्टन कंटेनिंग देयर सब्सटेंस, दे आर मोस्ट कॉमनली डेरिवाइड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, यानी प्लास्टिक जो होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली पेट्रोकेमिकल से डेराइव किए जाते हैं। तो ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्लास्टिक कहाँ से डेराइव होता है। प्लास्टिक मटेरियल्स डिस्प्ले यूनिक प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू द अदर मटेरियल एंड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरली ग्रेटली टू आवर एवरीडे लाइफ, यानी प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनको डिस्प्ले करता है, उनको बताता है कंपेयर टू अदर मटेरियल, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोहे की चीज़ देखें, प्लास्टिक की चीज़ देखें, ठीक है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है, और वो हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा होता है। प्लास्टिक आर यूज टू हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, रिक्रिएशन टाइम्स, मतलब हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ होता है। लेट अस सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। आपको ये प्रॉपर्टीज़ है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है।
प्लास्टिक जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी प्लास्टिक जो होते हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी देखो प्लास्टिक वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, एंड अदर केमिकल से भी वो रिएक्ट नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। 10 दे डू नॉट कॉरोड, इनमें जंग नहीं लगती, कॉरोड में जंग लगना, इनमें कोई जंग नहीं लगती। ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न के कारण जो है प्लास्टिक का यूज किया जाता है टू स्टोर मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग तरह के मटेरियल को स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉरोड नहीं होता, जंग नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिकल्स को स्टोर कर सकते हैं प्लास्टिक में, करते ही हम, ठीक है। केमिकल लाइक फिनोप्थिलीन, ठीक है, फिनोप्थिलीन जैसे केमिकल्स को भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इनको भी हम प्लास्टिक बोतल में स्टोर करते हैं, ठीक है। पिकल्स को तो करते ही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, ठीक है, कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। जो प्लास्टिक है उसका वेट लाइट होता है, आपको पता है, बहुत ही कम होता है, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं प्लास्टिक, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू विच इज कैन बी यूज टू वेरियस पर्पज, ठीक है। प्लास्टिक की इस प्रॉपर्टीज के कारण इसका जो है यूज बहुत ज़्यादा भी होता है। इट इज़ लाइट वेट, सो ठीक है, इसका वेट लाइट होता है तो हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे, ठीक है। और प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी होता है, सो ये इजीली ब्रेक भी नहीं होता है, टूटता भी नहीं है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी के कारण प्लास्टिक जो होता है वो लॉन्ग लास्टिक होता है, लंबे समय तक चलता है। सेकंड है प्लास्टिक कैन बी इजीली मॉड्यूल्ड। प्लास्टिक जो होता है उसको हम मॉड्यूल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शिप्स में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर चिपर। प्लास्टिक सस्ता होता है, ठीक है, अदर देन मटेरियल, ठीक है। और मटेरियल से, जैसे मान लीजिए हम लोहे की चीज़ें लाएं, एल्यूमिनियम की कोई यूटेंसिल्स वगैरह लाएं, तो उनसे प्लास्टिक सस्ता ही होता है, ठीक है। एंड द सेम पर्पज ड्यू टू द विच दे बिकम फर्स्ट चॉइस ऑफ पीपल। इसलिए लोगों की प्लास्टिक जो है एक पहली चॉइस बन चुकी है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, ड्यूरेबल भी होता है, हर चीज़ होती है प्लास्टिक में। अगला है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो होता है हीट का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि हीट को वो कंडक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक अलाउज वेरी लिटिल और नो हीट टू पास, यानी प्लास्टिक जो होता है वो हीट को पास नहीं करता है। सो दैम हैंस दे आर यूज टू बी मेक हैंडल्स इलेक्ट्रिक आयंस। इसलिए इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है, प्रेस जो होती है, उसके हैंडल बनाने में इसका यूज करते हैं। और हीटिंग पैंस, यानी कि जो हम पेन यूज करते हैं घरों में, ठीक है, उनमें हम उनके हैंडल भी प्लास्टिक के ही बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट के तो ये पुअर कंडक्टर होते ही हैं, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। और इस प्रॉपर्टी का यूज होता है कब, यानी कि आप देख सकते हो प्लास्टिक डू नॉट अलाउ, प्लास्टिक जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं, इसलिए जो वायर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उन पर भी प्लास्टिक की क्या होती है, कवर होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। यानी कि जो आप वायर खरीद के लाते हो उनमें प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमने प्लास्टिक की पढ़ ली है, आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 हम कर रहे हैं, तो उसमें देखो क्या कर रहे हैं हम, टू शो दैट प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। उसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि प्लास्टिक क्या हीट का बैड कंडक्टर है, तो बिल्कुल है, ठीक है। कैसे, तो देखो हमने एक बर्तन में पानी लिया है, ठीक है, और ठीक है, उसको हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा, बट देखो इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो गर्म पानी हो गया, ठीक है। इस हाथ में हमारा प्लास्टिक स्पून है, इस हाथ में हमारा मेटल स्पून है, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सा स्पून गर्म होता है। तो यानी कि मेटल स्पून आपका जल्दी गर्म होगा, मतलब ये गर्म होगा, जबकि प्लास्टिक स्पून गर्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि मेटल जो है आपको हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि प्लास्टिक जो होता है हीट का बैड कंडक्टर होता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की, ठीक है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, प्लास्टिक की यूजेज पढ़ ली हमने कि कहाँ कहाँ होता है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो प्लास्टिक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। प्लास्टिक जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आपका सॉफ्ट होता है, थर्मोसेटिंग आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएज में हम पढ़ेंगे। तो देखो पहला हम पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक गेट सॉफ्टेंड, यानी कि सॉफ्ट होता है, ठीक है, एंड डिफॉर्म व्हेन हीटेड आर कोल्ड, ठीक है। यानी थर्मोप्लास्टिक को अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और ये इजीली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। इजीली हीटेड हो जाएगा, इजीली मेल्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म मतलब इसकी साइज जो है वो चेंज हो जाएगी और ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा, कौन, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। सो दे कैन बी रिमोल्डेड, ठीक है। इसकी जो इस प्रॉपर्टी के कारण कि ये जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं, तो इनको रीमॉड्यूल कर सकते हैं, मतलब इनको पिघला के कोई नई चीज़ हम प्लास्टिक की बना सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बना सकते हैं।
ठीक है, इसको रिमॉड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम्स हम इसको रिमॉड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पीवीसी। ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉली और बी की वाइनिल, सी की क्लोराइड। तो पीवीसी की फुल फॉर्म हमको पता लग गई। ठीक है, ये तीनों ही, एक तो पीवीसी, एक पॉलीस्टाइरीन और एक पॉलीथीन, ये तीनों ही आपके जो है थर्मोप्लास्टिक्स है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ये तीनों ही हैं आपके, एक तो पॉलीथीन, एक पॉलीस्टाइरीन, एक पीवीसी। ठीक है, सम यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब देखो थर्मोप्लास्टिक की यूजेज देखते हैं। तो देखो पहला है पॉलीथीन। ठीक है, पहला पॉलीथीन भी आपका थर्मोप्लास्टिक है, जो आप यूज करते हो कैरी करने के लिए सामान को। ठीक है, तो देखो पॉलीथीन इज यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, पॉलीथीन के प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक और कंटेनर बनाए जाते हैं। ठीक है, वाटर ऑयल के कंटेनर बनाए जाते हैं, या फिर वाटर ऑयल को स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसके पाइप्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो पीवीसी पाइप्स है जो आपके घरों में यूज होता है, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, ये सॉफ्टी होता है, इसको अगर हम जलाएंगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो पीवीसी इज यूज टू बी मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ठीक है, घर की जो टाइल्स होती है वो भी पीवीसी की बनाई जाती है, शू सॉल भी पीवीसी के बनाए जाते हैं, एंड पाइप्स बनाए जाते हैं, रेनकोट बनाए जाते हैं, और बैग्स भी आपके पीवीसी के बनाए जाते हैं। अब ये तो हो गई थर्मोप्लास्टिक की बात, जो कि सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इजीली मेल्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्मोसेटिंग की। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, डू नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, यानी कि अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये डिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इवन ए हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग, यानी कि हाई टेम्परेचर भी जो कि डिफॉर्म नहीं होते हैं, वो प्लास्टिक आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब फिर आप बोलोगे सर ये मेल्ट नहीं होता, तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो देखो दीज प्लास्टिक्स हार्डन और हीटिंग एंड कैन नॉट बी रिसेप्ट रिपीटेडली, यानी कि अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएंगे, और इनको रीमॉड्यूल नहीं कर सकते, यानी कि इनको दोबारा किसी शेप में चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मेल्ट तो होंगे नहीं ये। ठीक है, जब इनको हम गर्म करेंगे तो मेल्ट तो होंगे नहीं, अगर मेल्ट ही नहीं होंगे तो फिर इनकी रीशेपिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, थर्मोसेटिंग को रीशेप नहीं दे सकते, यानी रीशेपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और इनमें कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं, जैसे हमने ऊपर देख लिया कि जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें आपका पॉलीथीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, पीवीसी होता है, ये तीनों क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ऐसे आपके थर्मोसेटिंग के जो एग्जाम्पल है वो है आपका एक तो बेकेलाइट, और एक आपका कहाँ गया, एक तो बेकेलाइट होता है और दूसरा होता है मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो होता है वो मतलब कैसा होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कुकर होता है ना, कुकर का जो काला काला जो हैंडल होता है, ठीक है, वो बेकेलाइट का बनता है। ठीक है, और मेलामाइन का यूज कहाँ होता है, तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड लग रहे हैं ना, स्विच वगैरह, ये स्विच जो होते हैं मेलामाइन के बनाए जाते हैं। ठीक है, बाकी हम इनको और भी पढ़ लेंगे। देखो सम यूजेज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोसेटिंग के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो देखो ये इलेक्ट्रिक जो प्लग बन रहा है ये भी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, नीचे देखो मेलामाइन की जो है क्रॉकरीज बन रही है, ये भी आपके मेलामाइन की बनती है, ये दोनों आपके थर्मोसेटिंग हैं। तो देखो टेफ्लॉन इज यूज टू मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स, यानी कुकवेयर्स बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, जो कि आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एंड कोरोजन प्रूफ कोटिंग इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि कोरोजन प्रूफ कोटिंग दी जाती है, तो वो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की दी जाती है। ठीक है, बैकलाइट का तो मैंने बता ही दिया आपको, इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं, प्लग बनाए जाते हैं। ठीक है, और टेबल टॉप जो लेमिनेट्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, कॉम में बनाए जाते हैं। ठीक है, फाउंटेन पेन बनाए जाते हैं। ठीक है, मेलामाइन का यूज है, देखो मेलामाइन इज यूज टू मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर, यानी कि डिनर वेयर का, ठीक है, ये बनाए जाते हैं, और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये दोनों ही आपके मेलामाइन, बैकलाइट और टेफ्लॉन, ये तीनों ही आपके क्या है, थर्मोसेटिंग है। ठीक है, और पॉलीथीन, ठीक है, ये तीनों ही आपके थर्मोसेटिंग है, और पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, और एक और होता है कौन सा, पीवीसी, ये तीनों ही आपके क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस। तो देखो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो रीशेप ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रिमोल्ड हम इनको कर सकते हैं मैनी टाइम्स। ठीक है, जबकि इनको हम रिशेप्ड या फिर मॉड्यूल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर इनको हम हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, और जबकि इनको हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड, और ये क्या होते हैं, ठीक है, ये दे डू नॉट मेल्ट, यानी कि कभी भी मेल्ट नहीं होंगे,
और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और हीटिंग पे सॉफ्ट बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीवीसी, इसका एग्जांपल है, पॉलीथीन भी एग्जांपल है इसका, ठीक है, और पॉलीस्टीरीन, 3 एग्जांपल है इसके। इसमें मेलामाइन और बैकलाइट, ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं। आगे हम देख रहे हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, तो भैया ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक का मतलब बढ़ना, ठीक है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, और प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, यानी प्लास्टिक का हम डिग्रेशन नहीं कर सकते। प्लास्टिक एक बार पैदा हो जाता है तो जीवन भर वो पड़ा रहता है, ठीक है, उसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, प्लास्टिक आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारी लाइफ का इंटरनल पार्ट है, एंड बट हैव सेवरल डिसएडवांटेज, यानी कि इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज तो थे, इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, प्लास्टिक ड्यूरेबल होते हैं, और टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड, यानी कि ये डिग्रेड होने में बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं, ठीक है। सम डिसएडवांटेज एसोसिएट विद प्लास्टिक, देखो पहला, प्लास्टिक मैंने बता दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, यानी कि इसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम का मतलब 20 साल 50 साल भी लग जाते हैं, ये नहीं कि 1 साल में डिग्रेड हो जाए, ठीक है। दे डी नॉट डिके और रॉट बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से ये डिके नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी चीज़ डिके हो सकती है, ठीक है, जैसे आपके फ्रूट्स पील्स वगैरह है, और भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिके हो जाते हैं, वो मिट्टी में फिर से मिक्स हो जाते हैं, बट दे आर नॉट डिके एंड नॉट, ठीक है, बाय द नेचुरल प्रोसेस। सो देयर फॉर प्लास्टिक बेस्ट कॉज सॉइल पोल्यूशन, तो प्लास्टिक से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है। तो प्लास्टिक को बढ़ाना ही समस्या है। देखो फैक्ट फाइल में क्या है, डू नॉट यूज ऑर्डिनरी प्लास्टिक टू हीट फूड इन ए माइक्रोवेव एज इट गिव्स आउट टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि माइक्रोवेव में अगर जब हम खाना जो हमारा फूड होता है उसको पकाते हैं तो उसे हमें, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी प्लास्टिक जो है उसमें नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। सो ठीक है, हमें सिर्फ माइक्रोवेव फ्रेंडली जो प्लास्टिक्स हैं जो कि मेल्ट नहीं होते हैं उन्हें ही यूज करना करता हूँ उसको। ए कंपेरिजन बिटवीन द टाइम टेकन टू प्लास्टिक एंड सम अदर मटेरियल्स आर डिकम्पोज इन सोन इन द टाइम टेबल। देखो कौन कौन से प्लास्टिक कितने दिन में डिकम्पोज होते हैं, मतलब पूरी तरह ख़त्म होते हैं, तो वो यहाँ पर जैसे पेपर है, ठीक है, पेपर को 10 to 30 डेज ख़त्म होने में लग जाते हैं, मतलब 30 दिन में पेपर फिनिश हो जाता है, ठीक है, और डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह। नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन जो होता है उसको 2 से 6 मंथ लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है, कॉटन के कपड़े वगैरह जो होते हैं। वेजिटेबल जो पील्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, वो तो 2-5-10 दिन में ही हो जाते हैं डिकम्पोज, ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आगे है वुड, तो वुड भी आपके, ठीक है, वुड को भी 10 से 20 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। और नेक्स्ट आपका वूल, ठीक है, वूल को भी आपका 10 से 20 मंथ लग जाता है डिकम्पोज होने में। तो ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल है, क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज हो सकते हैं। बट आगे देखो मेटल सच एज टिन और एल्यूमिनियम, टिन और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, इनको 100 साल के करीब भी लग जाती है। अगला है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो भैया ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको तो 100 साल भी कम पड़ते हैं, यानी कि 100-200 साल 500 साल तक इसको लग जाती है। तो यही तो बड़ी समस्या है, प्लास्टिक को पैदा करना आसान है बट उसको मिटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है डंपिंग प्लास्टिक इन वाटर बॉडीज, ठीक है, पॉसेज ए थ्रेट टू एक्वाटिक लाइफ, यानी कि वाटर बॉडीज में अगर हम प्लास्टिक को डंप करते हैं तो इससे एक्वाटिक जो लाइफ होती है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है बर्निंग प्लास्टिक, यानी अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे, ठीक है, तो उससे भी टॉक्सिक जो गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं, तो और ठीक है, उससे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और उससे हमें काफ़ी सारी हेल्थ हैजार्ड मतलब बीमारियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली थ्रोन ऑन द रोड्स, ठीक है, फाइंड वे इनटू ड्रेन्स विच चोक ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम, यानी कि प्लास्टिक बैग्स को हम रोड पर अगर हम ऐसे ही पटक देते हैं तो वो सीवर लाइन में चला जाता है, तो सीवर लाइन जो होती है या फिर ड्रेन जो होते हैं उनको वो चोक कर देता है, मतलब उनको ब्लॉक कर सकता है प्लास्टिक। दिस रिजल्ट इन ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर, और अगर मान ली सीवेज वाटर कहीं से ब्लॉक हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो होगा, ठीक है, एंड द स्टेगनेट वाटर बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड, और जो ओवरफ्लो होगा तो जो स्टेगनेट वाटर है मतलब जो पानी रुका हुआ पानी है
वो एक तरह के मॉस्किटो के लिए ब्रीडिंग साइट बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर खूब सारे मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होंगे तो फिर वो बीमारियाँ होंगी। तो कहने का मतलब प्लास्टिक इज़ द प्रॉब्लम। अगला देखो, प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन गार्बेज। अगर हम प्लास्टिक बैग्स को गार्बेज में थ्रो करते हैं फूड के साथ में, ठीक है, तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे गाय वगैरह होती है, ठीक है, काऊ वगैरह, उसको क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। सो वो प्लास्टिक काऊ के, ठीक है, अंदर चला जाता है तो वो उसके रेस्पायरी जो सिस्टम है उसको भी क्या कर देता है, चोक कर देता है, मतलब उसको भी बंद कर देता है। इससे काऊ की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, एनिमल्स, नॉट ओनली काऊ, कोई भी एनिमल्स हो सकता है। आगे देखो, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर सॉइल में प्लास्टिक लंबे समय के लिए रहते हैं तो वो हमारे जो सीपेज सिस्टम होता है, ठीक है, रेन वाटर का जो सीपेज सिस्टम होता है, सीपेज का मतलब है रेन वाटर जो होता है उसको हमारा जो सॉइल है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन अगर प्लास्टिक बीच में आ जाएगा तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो तो पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमें हमारे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कौन सी, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा, जब तक पानी नीचे जाए एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इन दैम इन आल्सो हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, यानी प्लास्टिक बैग्स में अगर हम फूड आइटम्स को रखते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि उसके मतलब गर्म जो हमारा गर्म खाना है, गर्म फूड है, ठीक है, उसके साथ में प्लास्टिक्स के कुछ ठीक है पार्टिकल्स भी खाने में मिक्स हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं, जिससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। आगे है वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक। देखो, प्लास्टिक को ख़त्म तो कर ही नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि हमें 100-200 साल लग जाएगी, लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब उसका यूज कम कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस तो देखो कैसे कर सकते हैं रिड्यूस। द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक इज टू रिसाइकिल। सबसे अच्छा जो मेथड है वो है रिसाइकिल कर लो। रिसाइकिल मतलब है प्लास्टिक चीज़ों को हम कबाड़ी को बेचेंगे, कबाड़ी फैक्ट्री में ले जाएगा और वहाँ पर रीमॉड्यूल्ड होगी, यानी कि उनको मेल्ट करके नई चीज़ें बन जाएगी। तो रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस प्लास्टिक। नेक्स्ट है यूज जूट क्लॉथ पेपर, यानी कि प्लास्टिक बैग की जगह हमें या तो जूट के बैग यूज करें या फिर क्लॉथ के या फिर पेपर के बैग यूज करें, ठीक है, शॉपिंग करते टाइम। नेक्स्ट है रीयूज प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग्स का हमेशा यूज करो, ठीक है, एंड कंटेनर फॉर पर्पज इंस्टेड ऑफ द थ्रोइंग दैम, यानी जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उनको फेंकने के बजाय उनको बार बार यूज करो, ठीक है, उनमें कुछ दूसरी चीज़ें भर दो। नेक्स्ट है ट्राइंग टू बाई प्रोडक्ट्स दैट हैव लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, कोशिश करो कि आप जो है प्लास्टिक पैकेजिंग वाले आइटम्स को ही कम परचेज करो, जिससे कि आपके दोबारा कम प्लास्टिक इकट्ठा होगा। और आप अगर सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर प्लास्टिक कम एक्यूमुलेटेड होगा। आगे है नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक बैग प्रॉपरली, यानी प्लास्टिक बैग को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ मेड अवेलेबल ग्रीन बिन्स, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है उन्होंने हमारे लिए प्लास्टिक को मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के लिए एक तो ग्रीन बिन बना रखा है और एक ब्लू बिन बना रखा है, ठीक है। तो ग्रीन वाले जो बिन है इसमें हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ही थ्रो करना चाहिए, ठीक है, और ब्लू वाला जो आपका ये है इसमें आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल को ही थ्रो करना चाहिए। तो यानी कि प्लास्टिक को जब हम फेंकते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह है वो किस बिन में डालनी है, ठीक है। ग्रीन वाले में तो कभी प्लास्टिक डालना है मत, ठीक है। इनमें तो हम ऐसे चीज़ों को डालते हैं जो अच्छे से मतलब ईजिली बायोडिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिमेंबर द 4R फार्मूला, यानी कि 4R फार्मूला जो होता है उसको हमेशा ध्यान रखना है। 4R का मीन्स क्या है, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर, यानी 4R है। पहले R का मतलब रिड्यूज, दूसरे R का मतलब रीयूज, रीयूज मतलब दोबारा यूज करना, तीसरे R का मतलब रिसाइकिल मतलब उनको मेल्ट करके नई चीज़ें बनवाना, और नेक्स्ट है रिकवर, ठीक है। तो ये आपके 4R जो फार्मूला है उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है और इसको फॉलो भी करना है, ठीक है। आगे देखो, ईच वन ऑफ अस शुड टेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग पब्लिक पैलेस क्लीन, मतलब हम सबको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम सब जो है पब्लिक पैलेस को क्लीन रखेंगे और उसको प्लास्टिक फ्री रखेंगे, यानी कि वहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें हम डंप नहीं करेंगे। फैक्ट फाइल में देखो क्या पढ़ लो, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस, साइंटिस्ट जो है कोशिश कर रहे हैं फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की, ठीक है, मतलब ऐसा प्लास्टिक बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं सनलाइट का यूज करके जो कि ईजिली क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। तो अच्छी बात है,
ठीक है, जब बनेगा तो हमें भी देखने को मिलेगा। बाकी ये कि जो ये प्लास्टिक है उसका बेटा कम यूज करो, ठीक है, और 4R फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो। आगे आपके क्वेश्चन आंसर हैं ट्रू फॉल्स, तो देख लेते हैं। प्लास्टिक आर सॉल्युबल इन वाटर, तो फॉल्स। प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स। प्लास्टिक डू नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग, डू नॉट रिलीज, ये भी फॉल्स है क्योंकि वो हार्मफुल गैसेज छोड़ते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, तो ये फॉल्स है, डिफॉर्म नहीं होते, ये भी फॉल्स है। प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। वी शुड यूज जूट वैक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वैक्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक, तो ये सही है, ठीक है। सारे फॉल्स है, एक लास्ट वाला सही है। तो ये आपका चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट होता है। और अब हम मिलते हैं इसके मतलब क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो और भी आपको दूसरे चैप्टर्स बाकी समझने हैं या फिर किसी का क्वेश्चन आंसर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट पे लिंक को ओपन करो और सभी चैप्टर्स देखो, ठीक है। जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो दबा दो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि मेरा भी भला हो, ठीक है, और आप सबका भी भला हो, आपको चैप्टर्स पढ़ने को मिले, आप अच्छे से पढ़ाई करो, हमारा यही मोटिव है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।